मूवी स्टार्ट होती है तो हमें इराक की एक सिटी हार्डरा दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोग खुदाई का काम कर रहे थे। वहाँ पर हमें फादर मैरिन दिखाए जाते हैं। फादर मैरिन भी दूसरे लोगों के साथ खुदाई का काम ही कर रहे थे। खुदाई के दौरान इन्हें एक तावीज मिलता है। खोलने पर पता चलता है कि ये तावीज पेज़ुज़ू डीमन का है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल शैतान है। पेज़ुज़ू एक बहुत ही खतरनाक डीमन है जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन, जबकि सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश और टिड्डियों का तूफान लेके आता है। ये टिड्डियां लाखों की तादाद में होती हैं। ये टिड्डियां फसलों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो जाती है। जिसके नतीजे में होता ये है कि गुर्बत बहुत ज्यादा फैल जाती है। साथ में आपको ये भी बताते जाऊं, पेज़ुज़ू का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, यानी कि वो भी एक डीमन है जिसका नाम लमेस्टो है। लमेस्टो भी एक बहुत बुरा डीमन है जिसका काम ये है कि वो मदर और उसके बच्चे को, यानी माँ और बच्चे को एक दूसरे से जुदा कर देता है। बच्चों को उनकी माँ से जुदा करने के बाद ये उनका खून पी जाता है। लोग पेज़ुज़ू डीमन का सहारा लेते हैं और बच्चे और माँ दोनों को लमेस्टो डीमन से बचा के रखते हैं। जबकि पेज़ुज़ू भी एक डीमन है, लेकिन वो लोग इसे अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो दूसरे शैतान यानी कि लमेस्टो से उन्हें बचा के रखता है। अगले दिन हमें फादर मैरिन को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनसे पेज़ुज़ू का बहुत बड़ा स्टैचू मिलता है। तभी हम वहां पर दो डॉग को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। ये दो डॉग इस बात की निशानदाही करते हैं कि यहाँ पर दो डीमन आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि पेज़ुज़ू और लमेस्टो। इसके बाद हमें जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी क्रिस मैरिन से मिलते हैं, जो कि एक एक्ट्रेस है और वो इस मूवी में स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही है अपने डायरेक्टर के साथ। क्रिस की एक बेटी भी है जिसका नाम रीगन है। क्रिस एक बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है जिसे दुनिया की हर चीज़ मिल चुकी थी, यानी कि दौलत, शोहरत, इज्जत, हर चीज़। माँ बेटी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। क्रिस को अपनी बेटी के टॉयज में एक ओजा बोर्ड मिलता है। वो उसको इसके बारे में पूछती है कि इसे तो अकेले नहीं खेलते, जिस पर रीगन अपनी माँ को जवाब देती है कि मैं ये गेम अकेले नहीं खेलती, बल्कि कैप्टन हाउडी मेरे साथ ये गेम प्ले करते हैं। क्रिस उसे कहती है कि चलो हम दोनों इस गेम को खेलते हैं और तुम साथ में मुझे बताना कि इस गेम को कैसे खेलते हैं, जिस पर रीगन हाँ बोल देती है। जैसे ही क्रिस गेम खेलने के लिए उस बोर्ड के पास जाती है तो वो खुद ब खुद उससे दूर चले जाता है। क्रिस इस बात को इग्नोर कर देती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहती, जिस पर रीगन जवाब देती है कि नहीं, मैं नहीं बल्कि कैप्टन हाउडी ये नहीं चाहती कि आप उनके साथ खेलें। क्रिस फिर से इस बात को मजाक समझती है और सीरियस नहीं लेती। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस रात को सो रही थी, तभी उसे किसी की कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद क्रिस देखती है कि उसकी बेटी भी उसके साथ सो रही है। क्रिस अपनी बेटी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो, जिस पर वो बोलती है मेरा बेड बहुत जोर से हिल रहा था जिसकी वजह से मैं आपके साथ आके सो गई। क्रिस को लॉफ्ट रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये वही आवाजें थी जो पहले भी बहुत दफा सुन चुकी थी। वो ये आवाजों को चेक करने के लिए अपर फ्लोर पर जाती है जहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अगले दिन क्रिस अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाती है ताकि वो उसको चेक करवा सके, लेकिन वहाँ पर रीगन डॉक्टर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से उसकी बेटी बहुत ज्यादा हाइपर हो गई है, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। वो रीगन को ये भी बताता है कि टाइम के साथ आगे जा जाकर ये बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि ये डिप्रेशन में भी जा सकती है। डॉक्टर क्रिस से कहता है कि रीगन कभी अपने पापा से नहीं मिली और ना ही वो कभी उससे मिलने आए हैं, शायद यही वजह हो सकती है। इसके बाद हमें फादर क्रिस को दिखाया जाता है जिसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना था। मेंटल हॉस्पिटल में जाने की वजह से कैरिस की मदर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। उनकी मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, जिसकी वजह से उनका पाँव भी एक फ्रैक्चर हो चुका था और वो किसी भी डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट करने नहीं दे रही थी और उन्हें यहाँ पर एडमिट करवाने की भी यही वजह थी। वो भी चाहते थे अपनी मदर का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवाएं, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तभी उनकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से फादर कैरिस बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं। क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है जहाँ पर रीगन भी उन सबके सामने आ जाती है। वो सब लोगों में से डायरेक्टर के पास जाती है और उसे कहती है तुम्हारी डेथ इसी घर में होगी। इसके बाद वो सब लोगों के सामने खड़ी होकर वहाँ पर ही यूरिन कर देती है। इसके बाद क्रिस उसे नहलाने ले जाती है। नहलाने के बाद उसे वो कमरे में सुला देती है। जैसे ही वो वापस आती है, रीगन का बेड जोर से हिलने लगता है। उसकी चीखों की आवाज सुन के कैरिस वापस चले जाती है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है, बेड को रोकने की बहुत कोशिश करती है। अगले दिन वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती है। अगले दिन क्रिस उसे डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ पर दोबारा उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते। दिन ब दिन रीगन की तकलीफ में बहुत इजाफा हो रहा था। अब कोई उसे उठा कर बेड पर मारता था।
और रीगन सिर्फ यही चिल्लाती है कि मुझे बचाओ वरना वो मुझे मार देगा, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कर पाती। देखते ही देखते रीगन को शैतान पोजेस कर लेता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और अपने आप से बाहर हो जाती है। तभी डॉक्टर के ऊपर हमला करती है। डॉक्टर उसको पकड़ के उसको नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। क्रिस अपने काम से घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका डायरेक्टर छत से गिरकर मर गया है, जैसा कि रीगन ने बताया था। और उस वक्त बर्क यानी कि वो डायरेक्टर रीगन के पास ही था ताकि उसे अकेला न छोड़ा जाए। तभी क्रिस रीगन को देखती है जो कि सीढ़ियों से बहुत अजीब तरीके से उतर के आ रही थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। क्रिस ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उधर डॉक्टर और सभी साइकाइट्रिस्ट उसके ऊपर बहुत से तजर्बे कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रीगन की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। सब कुछ नॉर्मल होने की वजह से सब डॉक्टर की टीम मिलकर बैठकर क्रिस को एक मशवरा देती है कि इस दफा उसे किसी चर्च यानी कि किसी प्रीस्ट वगैरह को चेक करवाया जाए। हो सकता है कि वो किसी डीमन के पोजेशन में आ गई हो। अगले दिन क्रिस से मिलने विलियम आते हैं जो कि बर्क का केस हैंडल कर रहे थे, यानी कि उसी डायरेक्टर का। और वो क्रिस को बताते हैं कि बर्क की डेथ में बहुत सी अजीब चीजें थी, यानी कि उसका ऊपर से घिरना और उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाना, और ये इसी बात का सिंबल था कि उसे किसी शैतान ने ही मारा है। विलियम जब उनके घर से चला जाता है तो उसी टाइम रीगन के कमरे से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्रिस भागकर उसके कमरे में जाती है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी ने खुद को बहुत बुरी तरह से मारा था और वो मुसलसल खुद को जख्मी किए जा रही थी। क्रिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, उल्टा वो शैतान उसे ही उठाकर पीछे दीवार में मारता है। इतनी देर में उनके सर्वेंट वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। वहाँ पर रखा एक सोफा खुद ब खुद ही दरवाजे के पास आ जाता है, मूव होकर उसे मजबूती से बंद कर देता है। और रूम में पड़ी अलमारी भी खुद ब खुद मूव होकर क्रिस के ऊपर आकर गिर जाती है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। उसी टाइम रीगन बड़े अजीब तरीके से अपना सर उल्टा घुमा लेती है, जिसे देखकर क्रिस डर जाती है और वो बर्क की आवाज में बोलती है, देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया। जिसको सुनकर क्रिस समझ जाती है कि बर्क को इसी शैतान ने ही मारा है, यानी कि मेरी बेटी के अंदर मौजूद डीमन ने। वो ये भी समझ जाती है कि ये बात सच है कि रीगन के ऊपर बहुत बड़े शैतान का साया है और रियलिटी भी यही होती है। अब क्रिस को इस बात का यकीन हो गया था, इसलिए वो अगले ही दिन फादर कैरिस से मिलने के लिए उसकी सिटी में जाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी पर आप एक्सोर्सिज्म करें, लेकिन कैरिस इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद फादर कैरिस इस बात पर एग्री हो जाते हैं। अगले दिन कैरिस रीगन के पास जाते हैं, जहाँ पर शैतान ने पूरी तरह से रीगन के ऊपर कब्जा कर लिया था। रीगन के अंदर मौजूद शैतान फादर कैरिस को बोलता है कि तुमने ही अपनी माँ का कत्ल किया है, यानी कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। वो बार बार उसकी मौत का जिम्मेदार फादर कैरिस को ही ठहराता है। अब फादर कैरिस को भी यकीन हो जाता है कि रीगन को वाकई ही किसी डीमन ने पोजेस किया है, वरना इसे मेरी माँ का कैसे पता। एक्सोर्सिज्म करने से पहले चर्च से परमिशन लेना जरूरी है। इसके लिए ये चीज साबित करनी होती है कि जिस इंसान पर एक्सोर्सिज्म किया जा रहा है उसको वाकई ही किसी डीमन ने पोजेस किया है। रीगन के जिस्म के ऊपर हेल्प का लिखे होना और बर्क की डेथ के बारे में बताना, जैसा कि रीगन ने बताया था, ये सब चीजें इसी चीज की तरफ इशारा कर रही थी कि रीगन के ऊपर किसी शैतान का साया है। फादर कैरिस रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं, जिसमें वो फादर मैरिन का नाम भी लेती है। फादर कैरिस अब चर्च के पास जाते हैं और उनसे रीगन के एक्सोर्सिज्म की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च उन्हें ये बात की सलाह देता है कि उनके साथ किसी सीनियर प्रीस्ट का होना जरूरी है जिसने पहले भी एक्सोर्सिज्म कर लिया हो। चर्च फादर के साथ फादर मैरिन को भेजने का सोचता है। फादर मैरिन वही फादर है जिन्हें हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। फादर कैरिस और फादर मैरिन जैसे ही रीगन के घर पहुंचते हैं तो उन्हें रीगन के चिल्लाने की बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं। फादर कैरिस फादर मैरिन से कहते हैं कि हमें जल्दी से एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करना होगा और वो एक्सोर्सिज्म को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म आगे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे मैगिन उनके ऊपर ज्यादा चीखने लग जाती है। वो फादर कैरिस और अपनी मदर दोनों को बहुत बुरी तरह से अब्यूज करती है। इसके बाद वो फादर मैरिन को भी बहुत ज्यादा अब्यूज करने की कोशिश करती है। उसके साथ ही रीगन का बेड बुरी तरह से हिलने लग जाता है। देखते ही देखते उसका बेड हवा में उड़ने लगता है, लेकिन फादर मैरिन एक्सोर्सिज्म को नहीं रोकते बल्कि वो इसको कंटिन्यू रखते हैं। फादर मैरिन उस शैतान को ऑर्डर देते हैं कि नीचे आ जाओ। वो नीचे आ जाता है। उसके बाद वो बड़े खतरनाक तरीके से पूरे घर को हिलाने लगता है। अब रीगन के हाथ में लगी सारी पट्टियां अपने आप खुल जाती हैं और वो हवा में उड़ने लग जाती है। दोनों फादर बहुत मुश्किल से रीगन के ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर फादर मैरिन को शैतान पेजुजू का साया दिखाई देता है। फादर कैरिस भी शैतान की बातों से बहुत दुखी होता है क्योंकि वो उसकी मदर का रिस्पॉन्सिबल फादर को ही ठहरा रहा था। लेकिन फादर कैरिस अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट रखते हैं। फिर शैतान उसकी मदर की वॉइस में उससे बात करने लगता है। वो फिर उन्हें ही ब्लेम करता है कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। फादर कैरिस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी फादर मैरिन उसे बोलते हैं कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ।
अब फादर मैरिन अकेले ही बैठकर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजर जाने के बाद फादर कैरिस रूम में वापस आते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को भी मार डाला है। ये देखकर फादर कैरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शैतान को बोलते हैं कि इस बच्ची की जान छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ। और वो शैतान ऐसा ही करता है, वो रिगन की बॉडी को छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है। तभी फादर कैरिस शैतान के मिशन को रोकने के लिए छत से कूद जाते हैं और अपनी जिंदगी को ही कुर्बान कर देते हैं। उनके नीचे गिरने के साथ ही बहुत से लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। फादर कैरिस के दोस्त भी आ जाते हैं और उनके आखिरी लम्हात में उनका हाथ पकड़ लेते हैं। उधर रीगन भी अब नॉर्मल हो गई थी और वो सब कुछ भूल चुकी थी। अब उसकी मदर ये सिटी छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।